Hello magical minds, welcome to Edu Attack. Today we will study about the Reserve Bank of India. भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन मेंबर्स उसके चलाते हैं, प्रियम्बल क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है। आज हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये कॉमन सील है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इसमें दो चीज हैं आप देख सकते हैं, एक है टाइगर और ये है पाम ट्री। पहले यहाँ पे लायन होता था बट इसको रिप्लेस कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसको टाइगर, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, इसलिए इस कॉमन सील में टाइगर और पाम ट्री है। सो आइए जानते हैं हिस्ट्री क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाने की। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश राज के अंडर जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था उस टाइम पे सारे प्राइवेट बैंकों का कब्जा था, कह लीजिए इकोनॉमी में। कोई भी गवर्नमेंट बैंक नहीं था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स को कंट्रोल कर सके, किसी तरीके की गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन लाके इनको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। ब्रिटिशर्स को काफी कंप्लेन आ रही थी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये फ्रॉड करे जा रहे हैं कस्टमर्स के साथ। बट ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था जो कि इनको कंट्रोल कर सके। तब आरबीआई की नीड आई, तब लगा, ऑफिसर्स को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भैया एक ऐसा सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए जो कि हर बैंक को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। इसीलिए आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी कहते हैं और बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया, इसका ये स्टैब्लिशमेंट ईयर। लेकिन आरबीआई एक्ट जो है वो आपका 1934 में पास हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन जो डेट है वो 1 अप्रैल 1935 रखा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ हमारे वर्ल्ड में, तो हर देश ने बहुत सारे अपने रिजर्व्स खो दिए, बहुत सारे मनी का लॉस हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी क्रैश हो गई। तो उस केस में ये देखा गया कि नहीं भाई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं 1925 में उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन दिया रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को, जिसके तहत उन्होंने बताया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ रुपी एंड इट्स सोल्यूशन। उनकी एक बुक का नाम भी है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी एंड इट्स प्रॉब्लम्स एंड इट्स सोल्यूशन, जो कि एक इनवैल्यूएबल रेफरेंस टूल साबित हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और उस बुक के बेस पे इन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 पास किया। 1925 में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। 10 साल तक उनकी बुक के पीछे आर&डी हुआ, उसमें अदर फैक्ट्स को जोड़े गए। लेकिन जो मेन है, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं आरबीआई के, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही कहलाएंगे। तो जो इन्होंने रॉयल कमीशन को अपना प्रेजेंटेशन दिया, रॉयल कमीशन कह लीजिए उसको, उसका दूसरा नाम हिल्टन यंग कमीशन भी है, और बैंक को इसी के रिकमेंडेशंस पे बनाया गया। जब शुरू शुरू में बैंक ने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है ब्रिटिश राज के नाम से इसी ने हम पे रूल किया है, तो उस केस में डबल मोहर का स्केच तैयार किया गया कॉमन सील के लिए आरबीआई का। जैसा कि हमने पीछे देखा अभी टाइगर है, लेकिन उस समय था लायन और पाम ट्री। फिर हमने जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया बैंक का, तब उस केस में हमने उस लायन को टाइगर से चेंज कर दिया, बिकॉज टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आरबीआई के ऊपर आ सकते हैं, तो आपको हिस्ट्री से इन डेटा को ध्यान में रखना है। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि मैंने अभी बोला नेशनलाइजेशन, तो बैंक का जो प्राइवेट बैंक, हर बैंक जो कि प्राइवेट था पहले, इवन आरबीआई को भी जब शुरू शुरू में इंप्लीमेंट किया गया 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल के साथ, उसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। और उस केस में बैंक का नेशनलाइजेशन आखिरी में जाके हुआ है 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन मतलब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फुली कंट्रोल कर लिया गया। और एक और बात, उस समय जब आरबीआई पहले पहले बनी थी 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर कैलकाटा रखा गया था, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं वो अपना कैलकाटा से पूरा कंट्रोल करते थे। जो आज का दिल्ली हो, पहले का कैलकाटा था। कैलकाटा को मूव किया गया, मतलब उनका जो हेड ऑफिस कैलकाटा है उसको चेंज करके मुंबई कर दिया गया। आज के डेट में भी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वो भी मुंबई के हेडक्वार्टर में ही बैठते हैं, उनका सेंट्रल ऑफिस गवर्नर वहीं बैठते हैं। सो आई होप ये आपको हिस्ट्री आरबीआई की अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नाउ, जो कि आरबीआई है एक सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है, और ये कंट्रोल करती है सप्लाई को, मनी सप्लाई को ये कंट्रोल करती है, और इंडियन रुपीस को भी यही बनाती है। इसी के पास अथॉरिटी है नोट छापने की। इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसकी पॉलिसी, हर पॉलिसी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ही बनी है।
और ये पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। आरबीआई एक रेगुलेटर है, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। इवन जो भी बैंक्स हैं, हर बैंक जो भी इंडिया में एज अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उन सारे बैंकों पे आरबीआई अपनी रेगुलेशन देने के लिए पावर रखती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आपने जाना कि आरबीआई रेगुलेट करती है सारे कमर्शियल बैंक को और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या तो फाइनेंशियल कंपनीज है या तो नॉन बैंकिंग सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज है या तो दोनों है, बैंकिंग भी है फाइनेंशियल कंपनीज भी है, हर बैंक जो कि किसी भी तरीके का बैंकिंग फैसिलिटी या फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है वो आरबीआई की गाइडलाइंस मानने के लिए योग्य है। मतलब कि वो हर किसी भी गाइडलाइंस को ना नहीं कह सकता है, आरबीआई उसका रेगुलेटर है। इकोनॉमी में पूरी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है, जो बैंक से उधार लोन्स दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं इकोनॉमी को, उस क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्री के लिए नई नई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाना है, कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, हर पॉलिसी पे नजर होती है आरबीआई की। और आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट हर पॉलिसीज को बनाती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो नोट बनाने की कंपनी है उस कंपनी का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड तो है बट ये होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको आरबीआई ने परमिशन दे रखी है कि आप ही इंडियन रुपीस को छापेंगे। तो ये दो जगह, चार जगह हमारे इंडियन करेंसी नोट छपते हैं, एक तो नासिक में और दूसरा एमपी का देवास है, कर्नाटका का मैसूर है और वेस्ट बंगाल का साल्बोनी है। तो यहाँ पे हमारे नोटों की छपाई चलती है, फैक्ट्री की तरीके से काम होता है, प्रिंटिंग मशीन, इंक, ये सब आते हैं और यहाँ पे पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से अंडर हाई सिक्योरिटी जोन में नोटों की छपाई होती है और गवर्नमेंट बताती है, उस पर भी पीछे आरएनडी होती है कि कितनी नोटों की जरूरत है इकोनॉमी में, उस ही नोट को उस हिसाब से छापा जाता है। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज और टोटल गोल्ड जो हमारी कंट्री के पास होता है उसके प्रपोर्शन में ही हम नए नोटों की छपाई कर सकते हैं, ना ज्यादा ना कम। एक इकोनॉमी में सस्टेनेबल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर रहे, उसी के लिए ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं आरबीआई एक्ट 1935 का। आइए हम देखते हैं आरबीआई एक्ट 1934 का प्रियम्बल क्या कहता है। तो प्रियम्बल यही कहता है कि रेगुलेट करना बैंक नोट को। हर जो भी प्रियम्बल के शब्द हैं उसका एकमात्र मतलब है कि ग्रोथ को हासिल करना है, हमारी कंट्री में कैसे ग्रोथ हो, कैसे डेवलपमेंट हो, यही इस प्रियम्बल का मेन फोकस है। तो कहता है प्रियम्बल की आरबीआई का काम क्या है, रेगुलेट करना इशू ऑफ बैंक नोट्स, कितने बैंक नोट छपेंगे इसको पूरा रेगुलेट करना, रिजर्व पे कंट्रोल करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी सिक्योर रहे उसके लिए कदम उठाना, करेंसी को ऑपरेट करना, क्रेडिट सिस्टम को ध्यान में रख के मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, टाइम टाइम पे पॉलिसीज चेंज होती हैं एज पर डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस स्टेबल रहे, इकोनॉमी में प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। इन्हीं सारी चीजों को लेकर इस सिर्फ एकमात्र होता है कि ग्रोथ कैसे हो कंट्री में। तो आरबीआई एक्ट 1934 का प्रियम्बल आपने देख लिया, कंट्री में कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, आरबीआई का एकमात्र फोकस यही है। अब हम देखते हैं आरबीआई को चलाने वाले मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल मेंबर्स 21 मेंबर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा चलाते हैं आरबीआई को। 21 मेंबर्स में आप पहला मेंबर जो होता है वो गवर्नर है, शक्तिकांत दास जी हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये कौन होते हैं, यूजुअली इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी, ये सब यूपीएससी पास करके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, इन्हीं को फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया जाता है। और 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट द्वारा 10 डायरेक्टर्स को चुना जाता है जो कि अलग इकोनॉमी में एक अच्छी समझ रखते हैं। इसमें कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई भी इसमें पर्सन हो सकता है, वो गवर्नमेंट के अपने सोल पावर है उसके पास। और इसको छोड़ के 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि लोकल बोर्ड्स को हेडक्वार्टर में बैठते हैं। सपोज एक डायरेक्टर बॉम्बे में बैठेगा, एक कैलकाटा में, एक मद्रास में और एक न्यू दिल्ली में। तो टोटल मिला के टोटल 21 मेंबर हैं जो पूरे आरबीआई को चलाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं 21 मेंबर्स के पास है। अब आइए एक कंसेप्ट को समझते हैं पहले।
किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए। ऐसा क्यों होगा? जब इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई होगा, मतलब इकोनॉमी में पैसे हर कोई आदमी कमा रहा है, अच्छी कमाई हो रही है सबकी, उस केस में इन्फ्लेशन जन्म लेता है, महंगाई दर बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है। सपोज बेचने वाले 100 किलो हैं, खरीदने वाले किसी प्रोडक्ट के आगे 200 किलो, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेटरी रोल आ जाएगा इकोनॉमी में। तो दूसरा केस है कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, मतलब यहाँ बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कम हो गए। ऐसा क्यों होगा? खरीदने वाले कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उस जगह उस इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी हो गई है, हर आदमी तक पैसे नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई ज्यादा हो गया है। इस केस में डिफ्लेशन होता है, यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो इन्हीं चीजों को आरबीआई का मेन मोटिव क्या है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर कैसे रहें, इक्विलिब्रियम कैसे रहें, उस चीज के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम लाती है, जिसके लिए ये टू टूल्स यूज करती है। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल। सो क्वांटिटेटिव क्या है? ये होलिस्टिक अप्रोच रखता है। होलिस्टिक मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल क्या है? ये लिमिटेड इफेक्ट रखता है, मतलब ये इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। सपोज एग्रीकल्चर में मनी सप्लाई बढ़ाना है और रियल स्टेट में घटाना है, तो उसके लिए ये पॉलिसी बनाएगा। सो आई होप टू टूल्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। अब इन्हीं टूल के जरिए ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो। अब हम जानेंगे कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है। बेसिकली दो तरीके के रिजर्व पॉलिसी में दो तरीके दी गई है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्वांटिटेटिव टूल के पार्ट्स हैं। जैसे कि नाम ही बोल रहा है कैश रिजर्व रेशियो, कुछ ऐसा रिजर्व जो कि आपको एक पार्ट उस रिजर्व का रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। अब ऐसा आरबीआई क्यों कराता है? आरबीआई चाहता है कि बैंक एक जो हम बता रहे हैं उस परसेंटेज का एक रेशियो हमारे पास डिपॉजिट करा दे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े बैंक्स में स्कैम हो जाते हैं, जैसे कि यस बैंक, अभी हमने देखा पीएनबी में घोटाला हुआ था। तो उस केस में आखिरी पर्सन किसको इम्पैक्ट, किसको आखिरी में पड़ता है? कस्टमर को। तो आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है तो इस सारी बातों का ध्यान में रखता है, क्योंकि भैया कस्टमर ओरिएंटेड है आरबीआई। आरबीआई चाहता है कि कस्टमर को किसी भी तरीके का दुख ना झेलना पड़े इकोनॉमी से, बैंक से जरिए कोई फ्रॉड ना हो सके। उस इफेक्ट को लिमिट करने के लिए अपनी पॉलिसी में वो सारी चीजें बुलाता है, जिसके लिए कैश रिजर्व रेशियो रखा गया। बैंक्स पैसे कमाती कैसे? लोन देके इकोनॉमी में लोन देती है, लोन से वो इंटरेस्ट कमाती है। 10 लाख रुपए देती है, ओवर द टाइम पीरियड वो उसको 20 लाख से भी ज्यादा पैसे ले लेती है इंटरेस्ट के माध्यम से। तो उस केस में आरबीआई ने कहा कि अपना एक प्रपोर्शन वो अपना पैसा इन फॉर्म ऑफ कैश जो है आरबीआई के पास जमा कराएंगे, क्योंकि अगर कोई नीड आती है, कल को कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता है बैंक के पास, तो उसी पैसे से कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती है आरबीआई। उसका मेन मोटिव यही होता है। इस पैसे पे बैंक, आरबीआई जो है वो एक भी रुपए का कोई इंटरेस्ट नहीं देती है कमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि ये उसके मॉनेटरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। वो एक पॉलिसी बनाई है, उसके तहत हर बैंकों को इतना पैसा देना है, ये मैंडेटरी है, ये उसके लिए लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है। वो कोई भी कमर्शियल बैंक सीआरआर देने से मना नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो उसकी बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर देगा आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो आखिर होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। सपोज हमारे एग्जांपल में एक्सिस बैंक है, इसके पास करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं। सपोज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को हम डिपॉजिट्स अकाउंट्स भी कहते हैं, टोटल डिपॉजिट्स, और एफडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में भी 5,000 पड़े हैं। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो इन दोनों को अगर समअप किया जाए तो एनडीटीएल वर्ड आता है, दैट इज 10,000। टोटल पैसा कितना है बैंक के पास, जिसको हम कहते हैं नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट। एनडीटीएल का मतलब क्या है? नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट, मतलब टोटल करंट अकाउंट,
सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी को मिला के टोटल बैंक कितना पैसा रखती है उसको हम एनडीटीएल कहते हैं। तो हमारे केस में एक्सिस बैंक ने 10,000 रुपए रख रखे हैं। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो गवर्नमेंट कहती है कि 5% है। मतलब हर बैंक को इस एनडीटीएल का नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट का 5% हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व की तरीके से रखवाना पड़ेगा। तो 10,000 का 5% 500, बाकी बैलेंस बचा 9,500 जो कि बैंक खुद अपने पास रखेगा और इस पैसे से वो अपना बिजनेस करेगा जो कि बिजनेस लोन का है। इस पैसे से वो लोन दे सकता है कस्टमर्स को, पैसा इकोनॉमी में आ सकता है। अब सपोज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस सीआरआर के माध्यम से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। तो आप जानते हैं इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ जाता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आने लगे हैं। तो वहां पे सीआरआर आरबीआई करेगी इसको 10% कर देगी, बढ़ा देगी। तो 10,000 का एक 10% 1,000 हो जाएगा, बैलेंस 9,000 आएगा। तो बैलेंस जितना कम होते जाएगा बैंक के पास, पैसे जितने कम होते जाएंगे उतना ही कम पैसा कस्टमर तक जाएगा। यहाँ पे सपोज 9,500 है तो कस्टमर 9,500 में बैंक जो है वो लोन ज्यादा दे रही है कस्टमर को। ये 9,000 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर तक पैसा कम पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो, ये सारे टूल्स हैं जिससे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप कैश रिजर्व रेशियो इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम दूसरा देखते हैं कि एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर बेसिकली एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है अपने पास खुद। यहाँ आरबीआई को पैसा नहीं दिया जाता है, यहाँ खुद अपने पास रखा जाता है। उस पैसे को इधर कैश फॉर्म में रखेंगे या गोल्ड फॉर्म में या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के उस पैसे को रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक द्वारा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि हर पैसा बैंक अपना लोन के माध्यम से इकोनॉमी में ना इन्फ्यूज कर दे, सारा पैसा बैंक लोन में ना दे दे, इसलिए, और उसके खुद उसको ऑपरेट करने के लिए उसके पास पैसे ना हो। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लाया गया है। क्रेडिट ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसीलिए एसएलआर काम करता है। अब आइए हम फिर से एग्जांपल्स देखते हैं। प्रीवियस एग्जांपल ही को हमने यहाँ पे लिया है। हमारे बैंक में एक्सिस बैंक है हमारे एग्जांपल में, इसके पास 5,000 रुपए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में 5,000 पड़े हैं। मतलब टोटल नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट इसके पास टोटल 10,000 पड़ी है प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। अब सपोज सीआरआर बैंक ने बोला 5% है, इसका मतलब 10,000 एनडीटीएल का कैलकुलेट होता है। एनडीटीएल देन 1,000 का 5% दैट इज 500 रुपीज। ये आरबीआई अपने पास खुद रखेगा और आरबीआई के पॉलिसी बनाया गया है कि एसएलआर आपको 20% रखना है। तो एनडीटीएल का 10,000 का 20% 2,000 रुपए होता है। तो इस 2,000 रुपए को बैंक अपने पास रखेगी, किस फॉर्म में? इधर वो कैश फॉर्म में रख रहे अपने वॉल्ट के अंदर, या गोल्ड खरीद के रख ले, या तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे। इस माध्यम से ये पैसा अपने पास रखेगी बैंक्स। तो अब हमारे केस में बैंक को ऑपरेट करने के लिए कितने पैसे हैं? 7,500 रुपए। इस 7,500 रुपए से वो आगे लोन दे सकती है कस्टमर्स को और अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। अब एसएलआर के माध्यम से कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन है, तो उस केस में एसएलआर को हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे 20% से हम 30% कर देंगे। तो 10,000 का 30% 3,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6,500 रुपए आएगा। जैसे हमने यहाँ पे पैसे कम कर दिए, बैंक लोन कम देगी, लोगों तक पैसे कम पहुंचेंगे, और जैसे कम लोगों तक पैसे पहुंचेंगे वैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेम केस अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो इस एसएलआर को आरबीआई चाहेगी कि हम इसे कम कर दें कि लोगों तक पैसा ज्यादा जाए, बैंक ज्यादा लोन दे सकें। सपोज इसे 10% कर देंगे तो 10,000 का 10% यहाँ पे 1,000 आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस 8,500 पहुंचेगा। तो 8,500 ज्यादा हो गया पैसा, तो कस्टमर तक लोन ज्यादा जाएगा। तो एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, ये हम जान चुके हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट बेसिकली एक तरीके का लोन है जो कि आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक्स। एक तरीके का ये लोन है, याद रखिएगा, आरबीआई ने दिया है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो कि मैक्सिमम पीरियड इसमें 90 दिन का हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है ये लोन है तो
आरबीआई इस पैसे को जो दे रही है इसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करेगी। हाँ, कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। तो रेपो रेट भी आरबीआई तय करती है कि कितना होना चाहिए। जितना ज्यादा रेपो रेट होगा उतना ज्यादा लोन लेना महंगा पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आरबीआई ने 8% पे आईसीआईसीआई को लोन दिया है और आईसीआईसीआई ने 10% 2% बढ़ा के कस्टमर को 10% पे लोन दिया है। तो आईसीआईसीआई ने यहाँ 2% कमाई करी है। तो अगर आरबीआई अपना बढ़ा देगा, आरबीआई अपना अगर इंटरेस्ट बढ़ा देगा लोन को, सपोज यहाँ पे उसने 10% 2% बढ़ा दिया, तो आईसीआईसीआई को यहाँ 10 रुपए 10% पे पड़ा है माल, तो वो 12 पे बेचेगी कस्टमर को। तो 12% पे बेचेगी तो कस्टमर लोन नहीं लेगा, कहेगा कि यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इस माध्यम से भी रेपो रेट और बैंक रेट के माध्यम से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप रेपो रेट इज क्लियर टू यू। सेम रेपो रेट की तरह ही बैंक रेट होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 90 डेज, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है रेपो और बैंक रेट में। और रेपो रेट का पूरा उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट नाम ही बोल रहा है भैया रेपो रेट का उल्टा कर दो। यहाँ पे आरबीआई ले लेता है पैसे कमर्शियल बैंक से, आरबीआई ले लेता है लोन कमर्शियल बैंक से, और जिसके बदले आरबीआई को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट में क्या होता था, कमर्शियल बैंक्स पे करते थे इंटरेस्ट आरबीआई को, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पे करेगा इंटरेस्ट, क्योंकि लोन आरबीआई ने लिया है। अब ये ऐसा होता क्यों है भाई, आरबीआई को लोन लेने की क्या जरूरत पड़ पाई, तो उसके पास सफिशिएंट फंड होता है, उसको जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। बट इसके पीछे भी उसका एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंटरेस्ट छुपा हुआ है। वो चाहती है कि भैया बैंक्स जो हैं वो अपना पैसा अननेसेसरी लोगों को लोन ना दे दें, जैसे कुछ पीपल्स, कुछ कंपनीज, जो कि हमेशा रिस्की रहता है अगर वो उनकी पूरी तरीके से रिसर्च ना हो कि इनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं लोन पे करने के लिए। तो उस केस में अगर इनको पैसा चला गया तो बैंक नहीं, ये पे नहीं कर पाएंगे, तो बैंक को काफी लॉस हो जाएगा। तो उस केस में इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आरबीआई पैसा खुद ले लेता है कमर्शियल बैंक से और उसके बदले इन लोगों को इंटरेस्ट देता है। एक्चुअली इसके पीछे क्या होता है, वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना चाहता है बैंक से। और रेपो रेट में क्या होता था, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती थी बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई द्वारा। सो आई होप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे कि मार्च 2020 में क्या क्या रेट्स हैं। तो रेपो रेट यहाँ पे 4.40% है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा, क्योंकि भैया आरबीआई ने अपने लिए खुद कहेगी कि भाई मैं लोन लूंगा तो मैं तो इंटरेस्ट कम ही दूंगा ना, जब पॉलिसी मैं खुद बना रहा हूं, इसलिए रिवर्स रेपो रेट कम है 3.75। हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सेम लाइक रेपो रेट होता है। ये अगर बैंक्स देख रही हैं, कमर्शियल बैंक की, जो हमने पैसा लिया है एज अ लोन, अगर वो कम पड़ रहा है, अगर वो बिजनेस करने के लिए कम पड़ रहा है, तो उस केस में एक एडिशनल लेंडिंग एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाया गया है 2011 में, जिसका नाम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। इसके तहत वो रेपो रेट का अप टू 1% ले सकते हैं। देखिए रेपो रेट 4.40 है, तो इसका 1% अप टू मतलब 5.40% तक वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका 1% के देखिए अंडर ही है, 4.65% है। और ये हमेशा याद रखें, इन मल्टीपल्स में ये 1 करोड़ के मल्टीपल्स में लिया जाता है। तो ये भी एक तरीके का रेपो रेट ही है, लेकिन ये वन टाइम फैसिलिटी है कि आप एक बार ही ले पाते हैं, बैंक्स अपने एक ड्यूरेशन टाइम पीरियड बनाया गया है। और चौथा हम देखेंगे बैंक रेट आज की डेट में क्या है, 4.65% है। और रिजर्व रेट्स क्या हैं, रिजर्व रेट 2020 के हैं, सीआरआर कर दिया गया है 3% और एसएलआर को कर दिया गया 18%। इतना पैसा बैंक्स का रुक जाता है, इतना पैसा आरबीआई रोक लेती है कि बाकी के पैसे से, मतलब आप देखेंगे 21% रोक के बैठी हुई है बैंक। मतलब अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं बैंक के पास, तो उसने 18 और 21 करोड़ रुपए तो उसने कह दिए हैं ब्लॉक्ड फंड है इनके। बाकी का जो बैलेंस है उससे बैंक्स अपना बिजनेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको आरबीआई कैसे काम करता है ये आपको जानने को मिला और आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू प्रमोट एजुकेशन। थैंक यू। कीप लर्निंग।